जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजीम आदिल शेख है और मैं हाजिर हूँ अपने वीलॉग हेजमनी के साथ। लोगों के जहनों में ये सवाल बड़ी शिद्दत से आता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया, और इससे ज़्यादा बड़ा सवाल आता है वो ये है कि अब क्या होने जा रहा है। तो जनाब, इसको बहुत अच्छे से आपको जहन में रखना चाहिए कि ये किसी सदर ट्रंप का पागलपन नहीं है या सदर ट्रंप का ज़ाती फैसला नहीं है, या एक सदर ट्रंप जो है वो उन्होंने अपने दिल में जो आया सो उन्होंने कर लिया, ऐसा कतई नहीं है। ये अमेरिका है। आप 1 घंटे की फिल्म बनाते हैं तो उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, डायरेक्शन होती है, एक एक मूव को तय किया जाता है, एक एक स्टेप को, एक एक जो एक एक प्रॉप को तय किया जाता है कि किसको कब कैसे किस्सा करना है और किसने करना है, और फाइनली इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, उसकी सक्सेस के किस कौन कौन से चांसेस हैं जिनकी बिना पर ये फिल्म जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये तो पूरे अमेरिका की, पूरी दुनिया के ऊपर राज करने का ख्वाब है कि कोशिश है। तो ये तो नहीं हो सकता कि किसी एक आदमी के ऊपर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट एक आदमी पर छोड़ दे कि भाई वो जो चाहे फैसले करता फिरे। ऐसा कतई नहीं है। आपको जहन में रहना चाहिए कि ट्रंप इज वन ऑफ द एक्टर जिसको एज प्रेसिडेंट परफॉर्म कर रहा है। वो तमाम तर स्क्रिप्ट जो कि ऑलरेडी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बहुत पहले से तैयार करती चली आ रही है। आप तो हर आदमी यही कहता है ना कि अमेरिका 100 साल पहले की सोचता है। तो जनाब, ऐसा ही है। 100 साल पहले की इस तरह से सोची जा रही है कि अमेरिका को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि अब उनकी इकॉनमी, उनका डॉलर तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। उन्हें अपने डॉलर को, अपनी इकॉनमी को मजबूत करना था। अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी था, मैं आपको कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि डॉलर इज़ नॉट बैक्ड बाय गोल्ड। अमेरिका के पास इतना गोल्ड नहीं है जितने उसने डॉलर प्रिंट किए हुए हैं। चूंकि अमेरिका डॉलर इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड एंड डॉलर इज बैक्ड बाय अमेरिकन हेजेमनी। जो अमेरिका का दुनिया के ऊपर प्रेशर है, जो उसका दबदबा है, उसकी बिना पर जितना ज़्यादा उसका गलबा होगा पूरी दुनिया पर, उसी तादाद में, उसी मिकदार में, उसी रिस्पेक्ट में डॉलर जो है वो ग्रो करेगा और ऊपर जाएगा। तो अमेरिका कतई नहीं चाहता कि किसी तौर भी अमेरिकन डॉलर को ज़वाल देखना पड़े, और वो डॉलर जो कि पूरी दुनिया में जिनको रिज़र्व मनी के तौर पे रखा जाता है वो कंटेनर्स में भर के वाशिंगटन डीसी के वेयर हाउसेज में आके जमा होना शुरू हो जाए। ये अमेरिका कतई नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमेशा उसकी पोजीशन बरकरार रहे कि वो डॉलर प्रिंट करता रहे, खर्च करता रहे और दुनिया का बेस्ट बायर रहे, कि वो अगर किसी को मना कर दे, किसी पर सैंक्शंस लगा दे कि नहीं हम आपसे नहीं खरीदेंगे या आप पर टैरिफ लगा देंगे, तो वो उस मुल्क की इकॉनमी बैठ जाए। अब सुनिए, अमेरिका ने बड़े अच्छे से प्लान किया। उसने तमाम दुनिया की बसात सामने रखी कि ठीक है भाई, कौन सा मुल्क कैसे जा रहा है, किसको कैसे कंट्रोल करना है। उसने यूरोप तो ऑलरेडी उसके साथ बड़े अच्छे से गुड टर्म्स पे था, बड़े ठीक से जा रहा था। पूरी गल्फ कंट्रीज आपके सामने, अभी आपने देख लिया कि कितने सारे ममालिक के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डे पाए जा रहे हैं। तमाम दुनिया की सिचुएशन आपके सामने है। सिर्फ जो एक आध दो शैतान ममालिक थे, शैतान उनकी नज़र में, अमेरिका की नज़र में, कि जो उसके कंट्रोल में नहीं थे, शैतानी करते थे, तो उन ममालिक के ऊपर कहीं उन्होंने रिजीम कर ली, कहीं के रे चेंज कर दी, कहीं पे उनका प्रेसिडेंट को उठा कर लेके अपने मुल्क में चले गए, अरे जेल में डाल दिया। तो अब एक रहता था मुल्क, दैट वाज ईरान। अब देखिए उन्होंने स्ट्रेटजी क्या बनाई कि भाई जो पावर है जिसके ऊपर पूरी दुनिया का पहिया घूमता है, दैट इज ऑयल, फॉसिल फ्यूल। उस फॉसिल फ्यूल को, उस क्रूड ऑयल को हासिल करने के लिए उन्होंने वेनेजुएला, जिसका दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रखने वाला मुल्क वेनेजुएला है,
उसके बाद दीगर ममालिक सऊदी अरब और ईरान और इराक और कुवैत और ये तमाम ममालिक उसके बाद आते हैं। सबसे ज़्यादा तादाद में क्रूड ऑयल रखने वाला मुल्क वेनेजुएला है। उसने पूरी अच्छी सी प्लानिंग करके पहले उसके ऊपर सैंक्शंस लगा के रखी। सबसे अमीर मुल्क जिसको होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ जिसके पास ऑयल की मिकदार थी उसकी मुनासबत से, वो बहुत गरीब मुल्क था। उस वहाँ पे क्राइम है, गुर्बत है, भूख है, न जाने क्या क्या कुछ बीमारी है, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके से कंट्रोल रखा गया कि अब जब उसने ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार की और चाइना को उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स पेमेंट्स के ऊपर या चाइनीज़ करेंसी के अंदर या डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर जब उन्होंने सप्लाई देनी शुरू की, तो उस वक्त आ गया था कि इससे पहले कि दीगर कुव्वतें बहुत ज़्यादा कुव्वत हासिल कर लें, वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वेनेजुएला के ऑयल पर कंट्रोल हासिल हो गया। ओके, उससे बहुत पहले यूक्रेन और रशिया की वॉर से पहले नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो कि गैस सप्लाई लाइन थी यूरोप के लिए, और नॉर्थ स्ट्रीम 2, उसके बाद जो तीसरी एक सप्लाई लाइन थी जो कि यूक्रेन से जाती थी, उस तमाम को बेसिकली यूक्रेन बीच में था ना, जो रशिया से यूरोप को मिला रहा था, यूरोप के बीच में था। वहाँ से जो जो चीज़ें सप्लाई थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उन दोनों की आपस में जंग लड़वा कर। ये स्ट्रेटजिकली हो रहा है, ये खुद ब खुद कुछ नहीं हो रहा। ईरान रशिया की और यूक्रेन की वॉर बंद करवाना किसी सूरत भी अमेरिका की फेवर में नहीं है। ये उनके प्लान का हिस्सा है कि रशिया यूक्रेन के साथ जंग करता रहे और यूक्रेन किसी तौर पे यूरोप से नत्थी होने की कोशिश करता रहे, वो अपने आप को यूरोप बताता रहे और उसको कायम भी रखा जाए। उसी बंदे को जो कि नॉन इलेक्टेड है, ज़ेलेंस्की, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। इवन देन उसको वहाँ पे रखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्लान का हिस्सा है ताकि किसी तौर रशिया और यूरोप आपस में नज़दीक ना हो सके, उनके रिफ्ट जो है उनके दरमियान में बरकरार रहे, और जो चीप ऑयल एंड गैस यूरोप रशिया से हासिल कर सकता है वो ना ले पाए। उससे क्या होगा? उससे होगा ये जनाब कि अब यूरोप की इंडस्ट्री बैठ जाएगी। लाज़िम बात है, पावर ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है और वहाँ से गैस भी ले सकता है और तेल भी ले सकता है। हमारी हर सारी प्रोडक्शंस जो है वो इंतहाई सस्ती हो सकती है, बिकॉज कि हमारे पास पावर सोर्स इंतहाई सस्ती है। इससे ज़्यादा नज़दीक तो किसी के पास इतनी अच्छी पावर सोर्स नहीं है जितनी पाकिस्तान के पास है। लेकिन हम अमेरिकन दबाव में आके, अमेरिकन प्रेशर में होने की वजह से हम ईरान से ये दोनों चीज़ें नहीं ले सकते, और चूँकि हमारे पास चाहे हम IPP से इंतहाई महंगी बिजली पैदा करवा रहे हों, लेकिन हम ईरान से नहीं ले सकते क्योंकि हमारे आका ने हमें ऐसा करने से मना कर दिया है। अब अमेरिकन पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने क्या किया? उन्होंने रशिया को और यूक्रेन को आपस में जंग करवा के और वहाँ से उनकी गैस सप्लाईज बंद करवा के और यूरोप को दूर कर दिया चीप एनर्जी से, और उसकी इकॉनमी इंतहाई कमज़ोर होती चली जा रही है। यूरोप के हालात इंतहाई ख़राब होते चले जा रहे हैं। यूरोप की अवाम गुर्बत की सतह की तरफ जा रही है। पहले हम कहते थे यूरोप चले जाओ, बरतानिया चले जाओ, और बरतानिया की अवाम, बरतानिया में जो लोग रह रहे हैं, आप उनसे ज़रा मालूम कीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हाल में नहीं है। ऑफकोर्स तबक़ात हैं, एक जो ऊपर वाला तबका है वो चाहे पाकिस्तान में क्यों ना हो या यूरोप में या अमेरिका कहीं क्यों ना हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने एक स्टैंडर्ड्स को बहाल रखता है, अपनी खुशहाली को बहाल रखता है। लेकिन बात यह है कि एक 90% से कम के लोग जो होते हैं या 95 से कम के लोग जो होते हैं, वो तमाम तर गुर्बत और शदीद गुर्बत के दरमियान पिस रहे होते हैं। यही हालात मोर और लेस यूरोप के होने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने अच्छे से बांध के रख दिया यूरोप को और रशिया को आपस में दूर कर दिया। दूसरी तरफ गल्फ आपके सामने, आपने देख लिया कि कितने फौजी अड्डे थे गल्फ के अंदर, और ईरान का कोई मिसाइल या ड्रोन उन मुल्कों के ऊपर से नहीं गुजर सकता था बिकॉज वहाँ पर अमेरिकन अड्डे मौजूद थे। अलबत्ता इसराइल का ड्रोन या वो मिसाइल जो है ना, वो वहाँ उनके ऊपर से आ सकता था। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ कर लें इस बात के ऊपर कि ईरान ने
कहा कि भाई जहाँ जहाँ अड्डे हैं उन अड्डों को ख़त्म करने के लिए मैं तो अटैक करूँगा। इस बात के ऊपर ये तमाम गल्फ ममालिक जो हैं वो ईरान से नाराज़ होने जा रहे हैं। यानी अब रह गया था उनके पास एक यमन का है रास्ता, ठीक है, वो चौक हो जाता है, वहाँ पे शिप जो है वहाँ जाने से मुश्किल हो जाती है कभी कभी, यमन जब नाराज़ हो जाए और वहाँ पे वो अटैक करना शुरू कर दे। और दूसरी सप्लाईज थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, ईरान के साथ से नज़दीक से हो जाता है। ये दो चौक पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप देखिए उसके यमन के बिल्कुल अक्रॉस जिबूती है, अफ्रीकन कंट्री, और तकरीबन हर मुल्क का बेस है। क्यों है भाई वहाँ पे, ऐसी क्या बात, गुर्बत बेइंतहा है। उन्हें इन पावरफुल ममालिक के बेसिस होने के बावजूद उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ की आवाम को, वो बेचारे उसी भूखे नंगे हाल में मौजूद हैं। लेकिन चूँकि उनकी सरजमीन जो है वो एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उसकी, तो वो यमन के अक्रॉस द सी जो कंट्री उसके अंदर सारे बेसिस मौजूद हैं, कमोबेश हर पावरफुल कंट्री के बेसिस मौजूद हैं। अब यहाँ पर या तो दुबई था, दुबई भी एक तरह से बेस बन गया था अमेरिका का। और जब दुबई का 2008 के अंदर जब लेमन ब्रदर्स का प्रॉब्लम हुआ था तो उस वक्त 2008 के बाद दुबई की हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। किसी वक्त मैं इस पर आपको पूरी बात करूँगा क्योंकि उस ज़माने में मैं दुबई में काफ़ी मेरा आना जाना रहता था कारोबारी हवाले से। तो वहाँ पर मैंने ख़ुद आंखों से देखा था कि दुबई के हालात, दुबई के मामलात बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। लोग अपनी गाड़ियाँ और अपनी चीज़ें छोड़ के, घर जू के तू छोड़ के दुबई से भाग गए थे। तो इन हालात से निकलने के लिए उन्हें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी, सरमाए की ज़रूरत थी, और वो फिर सरमाया उन्हें इसराइली लोगों से, इसराइली कंपनियों से मिला। और आहिस्ता आहिस्ता दुबई गॉट इन्फ्लुएंस विद इसराइल। तो इसराइल का जब दुबई के साथ, यूएई के साथ मामला अच्छा हो गया, उनकी दोस्ती हो गई, तो यूएई ने इसराइल के रंग में रंगना शुरू कर दिया। उसकी सोच बदलनी शुरू हो गई, उसका अंदाज बदलना शुरू हो गया, और उसने यही कहा कि भाई अगर एक छोटा सा मुल्क रहकर इसराइल जो है इतना पावरफुल हो सकता है कि पूरी दुनिया उससे डरे, तो भाई मैं क्यों नहीं हो सकता। तो वो दुबई भी इसी रास्ते पे चल पड़ा। अब बहरहाल देखते हैं वो कहाँ तक कामयाब होता है, नहीं होता है, फिर अब मामलात क्या रहते हैं, क्योंकि दुनिया ने इस सीक्रेट को वो अनवील हो गया, खुल गया, ये राज जो था वो सब दुनिया के सामने आ गया कि अच्छा भाई दुबई जो है उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो उसके लिए फिर पूरी दुनिया, स्पेशली गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं, उनके देखने का अंदाज़ थोड़ा सा बदल गया है। सऊदी अरब थोड़ा ज़्यादा नाराज़ है यूएई से। तो बहरहाल ये मामलात अभी किसी न कोई रुख इख्तियार करेंगे, किसी न किसी कवट बैठेंगे, उनको उस वक्त देख लेंगे। बहरहाल तो दुबई और ईरान बस थोड़े से फासले पे, ज़रा से ही फासले पे हैं। वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वही समझ लें उनके दरमियान में मौजूद है। तो अमेरिका ने चाहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दिया जाए। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाएगा, अमेरिका का कोई शौक नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वहाँ से तेल की सप्लाई शुरू हो। जी ये ध्यान में रखिएगा, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका खुश है इस बात से। वो तो ये भी चाहेगा कि दीगर जो दूसरा चोक पॉइंट है यमन के साथ वो भी चाहे बंद हो जाए, बाबुल मंदा। तो अगर वो भी बंद हो जाता है तो अमेरिका को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अमेरिका तो कहता है कि भाई अच्छा होगा, अफ्रीका भी है गरीब रहेगा, और यूरोप भी गरीब हो जाएगा, गल्फ़ भी गरीब हो जाएगा, ये एशियन कंट्रीज़ भी गरीब हो जाएंगे। जब इनका इकनॉमिक कंडीशन इंतहाई कमज़ोर हो जाएगी तो अमेरिका को इनको अपनी कॉलोनी बनाना बहुत आसान रहेगा। रिसेंटली अमेरिका ने ऑफ़र किया कनाडा को कि हम आपकी टेक केयर कर लेंगे, आपकी हेल्थ जो आपके इश्यूज़ हैं, हेल्थ के मामला जो आपकी कंट्री के हैं, हम टेक केयर कर लेंगे, जिनको मार्क कार्नी वज़ीर आज़म ने मना कर दिया। इसमें मैं डिटेल से बात करूँगा कि ये पूरा ये किस्सा क्या है। लेकिन छोटी सी बात कि हम आपको ज़िंदा रखने के लिए एक एक कतरा देते रहेंगे, कुछ देते रहेंगे, बस थोड़ा सपोर्ट करेंगे, और मारेंगे भी, बांधेंगे भी, और फिर ज़िंदा भी रखेंगे। बस इस तरह से आप उसको भी खुश हो जाएंगे कि अच्छा भाई ठीक है, ये चलो आधी रोटी दे रहा है, दे तो रहा है ना। इस हाल पे हमें ले जाया जाएगा जिस हाल के ऊपर हमें, मतलब
अब हमें में यूरोप भी शामिल है, गल्फ भी शामिल है। आपने देखा ना यमन के साथ क्या हुआ, यमन के बादशाह सलामत जो हैं वो भी दूसरे मुल्क को सुधार लिए क्योंकि अवाम नाराज हो गई। अब ये देखिए, ये अब रिएक्शन आ रहा है, ये बात की बात आ रही है। पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करना चाहता है। अमेरिका पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करना चाहता है। कॉलोनाइज आसानी से हो जाए, पूरी दुनिया उसकी कॉलोनी बन जाए, अमेरिकन कॉलोनी बन जाए, जैसे बरतानिया ने पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। इसी तरीके से अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया के ममालिक उसकी कॉलोनी बन जाएं। जब तक वो पॉवर्टी के एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंच जाते और जुल्म जबर बर्दाश्त करने के एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंच जाते सारे ममालिक, उस वक्त तक उनको दबाया जाता रहेगा और उनके ऊपर बहुत सारे तरीके इख्तियार किए जाते रहेंगे। अब समझ गए आप कि प्लान क्या है कि पूरे दुनिया के ममालिक को अमेरिकन कॉलोनी बना दिया जाए। दैट इज अल्टीमेट प्लान। उसके लिए ईरान नहीं चाहता कि आपको तेल मिले, आपकी महंगाई होगी, लाजिमत है तेल नहीं आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से तो निकल के, तो जहां जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, जो तेल बेच रहे हैं, वो गरीब हो जाएंगे। जो खरीद के अपने कारखाने चला रहे थे वो भी गरीब हो जाएंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप गरीब से गरीबतर होते चले जा रहे हैं। वो तो चाहता है, उसने तो पहले भी जब यूरोप के दोनों, वो कहते हैं वहाँ पे जी टेररिज्म हो गया, उसकी इस नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो गैस सप्लाई लाइंस थी, टेररिज्म कैसे हो गया भाई, कोई मुंह से उसको खोल नहीं रहा था। अब खोल के बताएगा कि किसने वो टेररिज्म किया, फिर बेनिफिट किसे मिला। ऑफ कोर्स यूरोप को गैस तो सप्लाई होती रही, कहाँ से, अमेरिका से। पहले जो सीधी गैस उन्हें मिल जाया करती थी यूरोप को रशिया से, अब वहाँ से वो गैस जो थी वो लिक्विफाई होती थी अमेरिका में, फिर उसको शिप किया जाता था वहाँ से यूरोप के वाक़ फिर वो गैसीफाई होती थी, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो भाई ये कॉस्ट आ रही है ना, ये जब इतनी बड़ी कॉस्ट आएगी तो उससे जो प्रोडक्शंस की जाएंगी यकीनी तौर पे उतनी ही महंगी होंगी और वो मार्केट में compete नहीं कर पाएंगी। यही वजह है कि बेतहाशा इंडस्ट्रीज, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स, बहुत सारी जगह जो है यूरोप में बंद होती चली जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है और भूख बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सब हो रहा है ना, इसके नताइज है ना। और ये खुद नहीं हो रहा, ये ऐसा किया जा रहा है ताकि यूरोप के ममालिक, गल्फ के ममालिक, एशिया के ममालिक, इन सब को अमेरिकन कॉलोनी बनाया जा सके। तो जनाब प्लान बड़ा ठीक जा रहा है, आप लोग कतई टेंशन में मत आइए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अमेरिका जिस प्लान से लेकर चल रहा है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि हमने ये बम फोड़ दिया, वो बम फोड़ दिया और बड़ा अच्छा हो गया जनाब, सारे गल्फ के ममालिक को जो था ईरान ने तहस नहस कर दिया, या जो भी कह लीजिए आप। तो कोई मारा जाए या कोई जीत जाए या कोई हार जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब प्लान का हिस्सा हो रहा है। ठीक है, जीत किसकी हो रही है, जो जीत चुका है एज पर इस प्लान। जीतने वाला, द प्लानर, जीत चुका है ऑलरेडी। अब सिर्फ आप लोगों को, वो होता है जब आग लग जाती है तो कहते हैं जी अब आग बुझ गई है, अब कूलिंग टाइम है। तो इस वक्त हमारा कूलिंग टाइम चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेट ऑफ हॉर्मज भी खुल जाएगी और हम सारे लोग पुरानी बातें करके हम अच्छा जी ठीक है बादशाह सलामत, बस ठीक है, आप हमसे नाराज़ वाराज ना हो, हम भी सही हैं। पाकिस्तान भी कहेगा, 2-3 सलाम कर लेगा, वो 2-3 हमारी तारीफ़ें कर देगा। गल्फ़ कंट्रीज़ जो जितने भी बादशाह सलामत हैं जितने, वो सारे भी कहेंगे अच्छा जी ठीक है, एक तैयारा और पकड़ा देंगे सजा के उसे। तो ये निज़ाम तो जू का तू चलता रहेगा, आप किसी परेशानी का शिकार ना हो। हाँ, परेशानी कहाँ से शुरू होती है, ये अब बात आती है दूसरी। परेशानी शुरू होती है कि जब चाइना कहता है कि नहीं भाई मैं तो आपकी कॉलोनी नहीं बनूंगा। जब चाइना कहता है मैं आपकी कॉलोनी नहीं बनूंगा, यहां से अपोजिशन शुरू होती है। जब चाइना कहता है तो चाइना बनाता है ब्रिक्स 2009 में, आई थिंक जी 2009 में ब्रिक्स का वजूद पाता है। ब्रिक्स स्लो चलती जाती है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 मुल्क, और आहिस्ता आहिस्ता ये मिलते चले जाते हैं। फिर ये क्या होता है, ये नाराज लोगों का, ये वो लोग हैं जो अमेरिका से किसी ना किसी बात पे नाराज होते रहे हैं, किसी ना किसी बात पे ये लोग नाराज होते रहे हैं। तो नाराज लोगों का एक ग्रुप बनना शुरू हुआ, ब्रिक्स।
फिर यूरोप उसमें नहीं था, कनाडा उसमें नहीं था। अब सूरत हाल ये है, मैं इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग करूंगा। मेरा अगला व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अगले व्लॉग में आज तक मैंने आपको क्या बताया कि अमेरिका अपने प्लान के मुताबिक कामयाब जा रहा है। वो दुनिया के मालिक को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि स्टेट ऑफ हॉर्मज खुले या यहाँ पे कारोबार हमारा बेहतर हो और सब चीज़ें नॉर्मलाइज हों। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता, लेकिन उसके बरखिलाफ दीगर कुव्वतें खड़ी हो रही हैं, और वो खड़े होकर किस तरीके से अपने आप को आगे ले जा सकती हैं और अमेरिका के सामने खड़ी हो सकती हैं और अमेरिका के प्लान को तहस नहस कर सकती हैं, और तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर ये जानना चाहेंगे आप, तो आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है उसे ज़रूर सुनना होगा। और अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आपको मुझे सब्सक्राइब कर लेना होगा मेरे चैनल को, और लाइक कर देना होगा, और अपने दोस्तों तक भी, ताकि उन तक भी पहुंच जाए ना भाई, उनको भी शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को सुन सकें। ठीक है जनाब। तो नेक्स्ट में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि ब्रिक्स कैसे वजूद पा गया, ब्रिक्स कैसे मजबूत हो गया, और अरब ब्रिक्स की क्या पोजीशन है कि ये ममालिक जो कि किसी भी तौर से नाराज़ लोगों का ग्रुप है, इनकी आपस की मोहब्बत ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं ना, अक्सर क्या होता है कि ऊपर अगर कंपनी की मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट होती है, तो जितने नीचे जो एम्प्लॉय यूनियन बना लेते हैं, क्यों वो सारे किसी ना किसी तरह वजह से जो है मैनेजमेंट से नाला होते हैं। उस नाला होने की वजह से वो आपस में मिल जाते हैं। वो बहुत सारे लोग जो होते हैं, नाराज लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। यही कुछ होने जा रहा है। नाम उसको चाहे आप ब्रिक्स का दे लें या उसको नाराज दोस्त कह लें आप उसे, ये सारे लोग इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, और इनकी तादाद अब इस तौर पे बढ़ती चली जा रही है कि मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये बता दूं कि कैनेडियंस, क्योंकि सदर ट्रंप ने जब आने के बाद महसूस किया कि ठीक है, आनन फानन ये काम कर लिया जाएगा, तेज़ रफ्तारी से, बिल्कुल डिले ना की जाए। उन्होंने ग्रीनलैंड को अपने कहा कि जी ग्रीनलैंड तो हमारा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा, और कनाडा जो है 51वां सूबा बन जाएगा, और यूरोप को जो है उन्होंने वीक करने की कोशिश शुरू कर दी। जब वो इसके अंदर तमाम कोशिशें करने लगे, और उधर साउथ अफ्रीका, मैक्सिको को भी उन्होंने नाराज़ कर दिया। जब ये सब कुछ, अच्छा इंडिया के साथ देख लीजिए ना, इंडिया के साथ क्या हुआ। इंडिया जो किसी हद तक रशिया के दोस्ती में था, उसको अपने साथ मिलाया, और अब मिला के उसके साथ इंडिया ना रहा घर का ना घाट का। इस पे पूरा व्लॉग बता दूंगा मैं आपको कि सबसे मुश्किल में तो इस वक्त इंडिया है। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि नाराज लोगों का जो ब्लॉक बन रहा है वो इस कदर मजबूत है कि अमेरिका के प्लान को चैलेंज कर सकता है। और आज के दिन तक जो मुझे अमेरिका जीता हुआ लग रहा है, अगर ये प्लान, नेक्स्ट प्लान जो नाराज़ लोगों का, नाराज़ दोस्त जो हो गए हैं, नाराज़ जो दोस्त बन गए हैं, उनका ब्लॉक अगर किसी तौर अच्छे से चल पड़ता है, तो अमेरिका की आज नज़र आने वाली जीत शायद वो जीत न रहे। तो जनाब, इन तमाम मालूमात को देखने के लिए मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अल्लाह हाफिज़।